खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने संयुक्त रूप से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के मामले को लेकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोकतंत्र की सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत हत्या है। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से राहुल गांधी पर मुकदमा बनाया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस इसकी निंदा करती है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देर शाम दिल्ली में पार्टी की अहम बैठक है और उसमें आगे की रणनीति तय होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं और हम उत्तराखंड में भी उस संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, यह अकेले राहुल गांधी जी का सवाल नहीं। और ये वो ताकतें हैं जिन ताकतों ने गांधी की हत्या की, आज वही ताकतें देश के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्या करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक व्यक्ति आगे आएं। और ये पहला वाकया नहीं है। और नेहरू पर, जवाहरलाल नेहरू पर, नेहरू परिवार पर, नेहरू एक क्लान भी है, देश के अंदर एक जाति भी है, उनके ऊपर प्रधानमंत्री हास्यास्पद टिप्पणियां करते हैं, गंभीर टिप्पणियां करते हैं। और यदि कोई दूसरे ख्याति नाम व्यक्ति के उनकी जाति पर कोई बात कह दे और एक सिलसिले में, और ये सवाल सबके मन में है कि मेहुल मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब क्या प्रसंग है। सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी जी के मामले में तो आप कोर्ट में जाएंगे, और जो मेहुल के मामले में इंटरपोल ने लुकआउट, जो रेड कॉर्नर रेड नोटिस है, उसको वापस ले लिया है। जो लुकआउट नोटिस है उसको वापस ले लिया है। मतलब ये मेहुल कल्चर है। राजधानी देहरादून में शहीद रन का आयोजन एनबीटी मैराथन द्वारा 9 अप्रैल को सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने और उनकी वीरता को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि शारीरिक फिटनेस के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए सभी को प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें बतौर कर्नल कृष्ण सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको याद है कि मैराथन रन जसवंत मैदान, गढ़ी कैंट, देहरादून में आयोजित होगी। वहीं कर्नल कृष्ण सिंह ने कहा कि मैराथन का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना भी है। देखिए, ये जो है शहीद रन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड से स्टार्ट होगा, जो कि महेंद्र ग्राउंड के साथ में है। वहाँ से ये स्टार्ट होगा, जिसमें कि 2, 5, 10 और 21 किलोमीटर की रेसेस हैं। और इसमें हमें पूरा जो है सहयोग कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से और स्टेशन कमांडर से काफ़ी बातचीत करके, ताकि हम कैंटोनमेंट के अंदर इस रूट को स्टार्ट करके, और ये आपका कैंटोनमेंट के अंदर से रूट है, फिर शौर्य स्थल और फिर आगे किमाड़ी तक जो 21 किलोमीटर का, वहाँ से टर्न बैक करके फिर अंदर एमएच के आगे से फिर आगे जो है फिनिश होगा। सेम जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है वहीं पर फिनिश पॉइंट होगा। तो बेसिकली ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। टू मेंटेन दी नेचर है, जीरो वेस्ट होगा, कोई कचरा फैलाए ना। और एक अपने आप को हम समर्पित करते हैं, जो भी हमारी दौड़ है, सभी सैनिकों को और जो शहीद हुए उनको, और बच्चों में भावना जगानी कि भाई यस, दे आपके लिए बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए एटलीस्ट एक दिन साल में दौड़ के, तो बच्चों से लेके और ऊपर तक जितने भी एज ग्रुप्स हैं सभी को ये अवेयरनेस हमने देना है कि आप दौड़िए, और कम से कम खून नहीं तो पसीना तो बहा के कुछ तो डोनेट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं आप।
देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। खेल विभाग की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों को पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार वितरित किए और साथ में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट और पुरस्कार के विजेताओं को 5 लाख, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को 3 लाख रुपए वितरित किए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 169 खिलाड़ियों को 2 करोड़ से अधिक की धनराशि के पुरस्कार वितरित किए। हमारे राज्य में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ी आज देश में विदेश में जाकर अनेकों प्रतियोगिताओं को विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमने भी उसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति हम लेकर आए हैं। और नया जो खेल कोटा है भर्तियों में भी फिर से शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की है अनेकों प्रकार से, और आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के संवर्धन विकास के लिए हर संभव राज्य की सरकार काम करेगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया हो, उनके प्रोत्साहन की प्रक्रिया हो, उनके लिए नई योजनाएं लाने की बात हो या खेलो इंडिया के तहत उनको प्रोत्साहन करना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जहाँ केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार इन सब के लिए प्रतिबद्ध है कि खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएं। देखिए, आज हमारे चाहे वो खिलाड़ी हों अथवा उनके प्रशिक्षक हों, 2019 से लेकर 2019, 20, 20, 21 और 21-22 के जो हमारे प्रशिक्षक रह गए थे, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार देना था अथवा जिनको खेल रत्न पुरस्कार देना था अथवा जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देना था, वह सब लंबित थे और कोरोना के कारण जो है उसमें बाधा पड़ी थी। आज वो शुभ दिन निकला और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन प्रशिक्षकों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ साथ में जो हमारे राष्ट्रीय फलक पर जिन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, उनको भी आज जो है उनकी जो नकद प्रोत्साहन राशि है वह आज दी जा रही है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम से एक खेल का बेहतरीन वातावरण तैयार होता है, खिलाड़ियों का मनोबल बेहतरीन होता है और निश्चित रूप से सरकार का जो विजन है आगे चल के उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना अथवा उनको प्रोत्साहन देना, वह भी संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जाता है। मेरी ओर से बेहद शुभकामनाएं हैं, उनको बेहद बधाई। अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने जो खिलाड़ी है और कोचेज हैं उनकी उपलब्धियों को एक्नॉलेज किया है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। और इससे आने वाले टाइम पे खिलाड़ी और जो कोचेज हैं वो और ज़्यादा मन लगा के अपना कार्य करेंगे और उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड राज्य बनते ही जमीन की खरीद फरोख्त में आए दिन खबरें सुर्खियां बनती हैं। ऐसा एक मामला सहस्त्रधारा रोड में सामने आया है, जहां पर एक जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहीं जमीन के मालिक आदित्य तोमर ने बताया कि मेरे प्लॉट में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बुलडोजर से सारी दीवार गिरा दी गई और उसमें कब्जा करने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मेरे द्वारा 5/2/2023 को तहरीर दी गई थी महिलवार चौकी में, जो मैंने साक्ष्य के साथ कि उन्होंने मेरी दीवार तोड़ी है दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप उसको दीवार को जोड़ लीजिए। मैंने दीवार जोड़ ली थी वहाँ पर। उसके बाद 22 तारीख को जब मैं वहाँ गया तो किसी ने वहाँ पर अपना खोखा रख दिया था और जितने नंबर वहाँ लिखे हुए थे दीवार पे हमारे, उन सब पर पेंट करके अपने नंबर लिख दिए थे। मैंने इस घटना की सूचना दोबारा फिर महिलवार चौकी को दी। उन्होंने वो नंबर मुझसे मांगकर और उस पर फ़ोन किया। 3-4 बार जब चौकी इंचार्ज ने फ़ोन किया, जब वो फ़ोन नहीं उठा तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और मैं दूसरे पक्ष को बुलाता हूँ और फिर आपको कॉल करूँगा। 2 दिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 25 तारीख को उनका फ़ोन आया कि 1 बजे वो आएंगे, आप आ जाइएगा। मैं 1 बजे पहुँच गया, दूसरा पक्ष नहीं आया। जब हमने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर इन्होंने कहा जी आप देख लीजिए चौकी इंचार्ज। मुझे कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं जब अपनी ज़मीन पर गया तो मैंने देखा वहाँ पर बिजली का मीटर लगाया जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा भाई आप आने के लिए कह रहे थे, आप आए नहीं और ये काम कर रहे हैं। मैंने वो उसका विरोध किया, मीटर हटवा दिया। मैंने उसकी कंप्लेन
विद्युत विभाग में SDO ऑफिस है इनका IT पार्क में, उसमें भी मैंने रिटन में दिया कि भाई ये ना हो, मैंने वो कैंसिल करवाया। फिर ये लोग चौकी में आए, चौकी में आकर भी इनका बर्ताव बड़ा दबंगई वाला था, तो बट मैंने अपनी चीज़ें रखी। वहाँ पर इन्होंने एक कहा कि जी आप अपना खसरा नंबर बता दीजिए, हम खसरा नंबर देख लेंगे। मेरा कहना था जब मेरी 4 दीवारी थी, मैं वहाँ काबिज हूँ, तो आप मेरा कब्जा तोड़ कर दो ना, अपने खसरे नंबर दिखाएंगे। खैर मैंने पुलिस वालों की बात मान ली और मैंने कहा जी आगे से कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई दोनों पक्ष नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं 27 तारीख को गया तो 27 तारीख को मैंने वहाँ बिल्डिंग मटेरियल आया हुआ था, वहाँ लेबर रखी हुई थी। मैंने इसकी सूचना चौकी इंचार्ज को जब दी फ़ोन पे, उन्होंने फ़ोन उठाकर कहा कि मैं कोर्ट में हूँ और आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने अपने वकील को फ़ोन किया, उनका कहना था 27 को कोर्ट में बार का इलेक्शन था, तो कि यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब आधा कब्जा वो कर ही चुके थे और अगर कुछ नहीं होता तो वो पूर्ण रूप से काबिज हो जाते। मुझे कुछ नहीं दिखा, मैंने JCB बुलाई और मैंने वहाँ से वो जो दीवार थी वो और वो जो टीन का खोखा रखा था उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया दिन के अंदर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है और अदालत के आदेश के बाद ही निर्णय प्रभावी हो गया था, जो सदस्यता रद्द होने के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसके लिए खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह OBC समुदाय से माफी भी मांग सकते थे, लेकिन अहंकारवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं कांग्रेस भी अहंकार के मद से चूर होकर राहुल के बयान को सही ठहराते रहे। हरीश रावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो जानते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत 1951 के तहत जब न्यायालय द्वारा कोई सजा दी जाती है जो 2 वर्ष से अधिक होती है, उनको उनकी सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है। और मैं तो ये कहूँगा अवसर बहुत थे। कांग्रेस तो पवन खेड़ा का मामला हो चाहे सहबानों का मामला हो, 15 मिनट के अंदर न्यायालय की शरण में गए और अपना विषय रखा। अवसर थे, लेकिन कांग्रेस के जो सलाहकार राहुल गांधी जी के हैं, उन्होंने उनको वो चाहते नहीं थे कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के मेंबर रहे। मैं कह सकता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ अनेकों बार राहुल गांधी ज़्यादा क्षमा याचना भी की गई, चौकीदार चोर पर उनके द्वारा क्षमा मांगी गई। ये स्वाभाविक रूप से है कि न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत दंड का प्रावधान है और आज हरीश रावत जी न्यायालय में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज आंदोलन की बात की जा रही है। आखिरकार जिस कानून को सब लोग चाहते थे, इसमें संशोधन का अवसर आया था। मनमोहन सिंह जी ने संशोधन की बात की थी, यही राहुल गांधी जी जिन्होंने मंच पर आकर उस संशोधन की प्रतियां फाड़ दी थी। उसे 5 साल की सजा का प्रावधान था। कहने का ऐसा कि आज केवल नाटक हो रहा है, नौटंकी हो रही है और कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व पर मेरा सीधा आरोप है कि राहुल गांधी की स्थिति को पर लाने में सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी के सलाहकारों का रहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का रहा। और आज जो स्थिति है, आज कांग्रेस न्यायालय के निर्णय को मानने की स्थिति में नहीं है, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ये दुखद है। देश की पुरानी पार्टी कहने वाले नेताओं से मेरा आग्रह है कि बोलने से पहले संयम न खोएं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं खरीद की तैयारियों के संबंध में विधानसभा देहरादून स्थित सभागार भवन में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, UPCU, उत्तराखंड उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, नेफेड, NCCF के अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने रबी खरीद सत्र 2023-24 के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 2,20,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा रबी खरीद सत्र 2023-24 का समर्थन मूल्य घोषित किया जा चुका है, जिसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है।
तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर FCI से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रय केंद्रों को नामित करने की बात थी, तो उसको लेकर भी निर्णय किया गया है कि जिनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने समय पर किसानों का भुगतान हमेशा से करते आए हैं, ऐसी संस्थानों को जो है तवज्जो देने की आवश्यकता है और ऐसे क्रय केंद्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब की बार का जो ये रबी खरीद फसल का जो सत्र रहेगा, यह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का इसका समय है और मुझे लगता है कि हम अपने जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति आराम से कर लें। किसानों को कम मूल्य पर गेहूं न बेचना पड़े या किसानों को कम मूल्य पर धान न बेचना पड़े, इसी के लिए केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जारी करती है और जो समर्थन मूल्य है वो गेहूं का 2125 रुपये है। इसीलिए क्रय केंद्र स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव की तरफ से क्रय केंद्र बनाया जाए, चाहे वो विभाग की ओर से क्रय केंद्र बनाया जाए या किसी प्राइवेट संस्थान की ओर से बनाया जाए। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हमारे गेहूं के किसान हो या हमारे चावल के या धान के किसान हो, वो क्रय केंद्रों पर आएँ और अपने निश्चित समर्थन मूल्य के पर आधारित जो है अपनी गेहूं की कीमत ले। तो उसको हम लोग सुनिश्चित करें। किसान बहुत जागरूक है और उसके रेट्स वगैरह सब क्रय केंद्रों के बाहर लगे हुए होते हैं, तो किसी किसान को जो है किसी प्राइवेट में कम मूल्य पर बेचने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य के अनुसार जो है क्रय केंद्र से गेहूं खरीद की जाएगी, इसलिए वह निश्चिंत रहे। एक होटल के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा मध्य क्षेत्र राज्यों के लिए सहकारिता विकास पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे विकास को लेकर विचार व्यक्त किए। भारत में 5 अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सम्मेलन कर रहा है। इसी क्षेत्र में कोऑपरेटिव की समस्या, उनका समाधान कैसे कर पाए, उनका नेतृत्व इंस्पायर कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हम सबकी क्षेत्रवार समस्या का समाधान के लिए सुनते हैं और कार्य करते हैं। देश में करीब 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उनकी एपेक्स बॉडी नेतृत्व इंस्पायर कर रहा है। तो आज मध्यवर्ती क्षेत्र का सम्मेलन हमने यहाँ रखा है। हमारे बीच कृषि कल्याण मंत्री माननीय गणेश जोशी जी उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन यहाँ अन्य उनके प्रोग्राम की वजह से उपस्थित न रह पाए। लेकिन गणेश जी ने काफ़ी अच्छी बातें सरकार की बताई है। कोऑपरेटिव के साथ मिलकर आगे के दिनों में इस क्षेत्र में महिलाओं युवाओं को जोड़ के उनकी आर्थिक समृद्धि, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो नारा दिया है, उसको सफल बनाने के लिए, हर कोऑपरेटिव को मजबूत करने के लिए माननीय सहकार और गृह मंत्री अमित भाई शाह ने जो जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं और उसी जिम्मेदारी को सफल करने के लिए एनसीआई और पूरी कोऑपरेटिव क्षेत्र काम में जुड़े हुए, मुझे विश्वास है भारत की समृद्धि में सहकारी का योगदान अगले दिनों में अग्रसर रहेगा। आज मध्य क्षेत्र के सहकारिता सम्मेलन में आके मुझे मौका मिला और उनके माध्यम से कुछ जानकारी भी मुझे मिली और वास्तव में कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे भरोसा है जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में एक आंदोलन के रूप में इसको लिया है, आने वाले समय में देश की आर्थिकी को मजबूत करने में ये सहकारिता का क्षेत्र एक अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहा है, आने वाले समय में हम पहले भी दूसरे स्थान पर पहुँचेंगे। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इन्होंने मुझे अपने बीच में, माननीय सिंघानी जी ने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया कि आप उसके अध्यक्ष हैं, आप पूर्व सांसद हैं, पूर्व गुजरात के मंत्री हैं और जब से आपने इसकी अध्यक्षता संभाली है
एक आंदोलन के रूप में इसको ले रहे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मेरी धमस क्षेत्र मसूरी को इस कार्यक्रम के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ देश की सबसे बड़ी संस्था है, देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट का नेतृत्व करने वाली संस्था है और जो उनकी जिम्मेदारी है कि देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए बेहतर ढंग से काम करना है। पूरे देश में 5 जगह सम्मेलन होता है। एक जो आज यहाँ आयोजित किया गया है वो मध्य क्षेत्र का सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है, जिनमें हमारे 4 राज्यों के तमाम चुने हुए जो अध्यक्ष हैं सहकारी क्षेत्र के और वहाँ के सहकारी विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं वो सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। साल भर में जो काम करने में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उनके कैसे हम समाधान कर सकते हैं, सरकार से हम क्या मदद ले सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष पर या तो हम आगे बढ़ते हैं या सरकार से अगर सहयोग की आवश्यकता है तो सरकार के पास हम जाते हैं। इसलिए हम लोग ये सहकारी सम्मेलन आयोजित किया है। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है जो गांव के आखिरी कोने में रहने वाले व्यक्ति तक जिसकी पहुंच है। सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं लेकिन उसका लाभ जो उसके असली हकदार लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात के लिए सरकार ने भी अब सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, सहकार से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, सहकारी आंदोलन की प्रगति के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं। और आपको पता है कि भारत सरकार ने भी पूरे देश में जितनी पंचायतें हैं उतनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। रोबोट वर्ल्ड संस्था आगामी 20 अगस्त को ऑनरेरी अवार्ड सेरेमनी आयोजित करने जा रही है। रोबोट वर्ल्ड संस्था के अध्यक्ष शुभ विश्नोई ने बताया कि इस अवार्ड सेरेमनी में समाज, देश, शिक्षा, संस्कृति, पत्रकारिता, काश्तकार, संगीत, नृत्य, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ऑनरेरी अवार्ड सेरेमनी के लिए आवेदन करने के लिए प्रपत्र लॉन्च किया है ताकि जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं या उन्हें किसी के बारे में पता है कि वो अच्छा कार्य कर रहा है उसके बारे में प्रपत्र भरकर देंगे, जिससे प्रदेश के अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों, राजनीतिज्ञों आदि के माध्यम से जांच करवाकर उनके नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा और जो नाम सामने आएंगे उन्हें आगामी 20 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। हम मसूरी में ही शुरू की थी, तो लॉन्चिंग जितनी बार भी होती है, लास्ट ईयर भी की थी, इस बार भी कर रहे हैं, वो मसूरी में ही कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं लास्ट ईयर हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 1.0 किया था, उसको हमने देहरादून में आयोजित किया था। हमने बहुत अलग अलग क्षेत्र से लोगों को सम्मानित किया था। ठीक उसी तरीके से इस बार भी हम रोबस्ट वर्ल्ड की ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 2.0 को भी आज लॉन्च कर रहे हैं। साथ में हमने अपने सोशल मीडिया, जैसे आप जितने भी जाते हैं सोशल मीडिया पे, हमने ये लॉन्च कर दिया आप सभी के सामने। तो इसमें हमने नीचे एक नॉमिनेशन फॉर्म रखा है। नॉमिनेशन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आप किसी को जानते हैं समाज में कुछ अच्छा किया है या अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में कुछ अच्छा किया, एक्सेल किया है, देश के लिए कुछ अच्छा किया है, आप उनको या खुद को, अगर आप खुद हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। हम पे वो सारी एंट्रीज आएंगी। फिर उनको हम अलग अलग लोगों के पास, जैसे हमारे वन विभाग के लोग हो गए या कहीं और जो अच्छी संस्था के लोग हो गए, उन सभी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि वो जाके इसमें से चूज़ करें। वो जजिंग पैनल में हमारे जजेस होंगे। जब वो चूज़ कर लेंगे उस सब चीज़ के बाद 20 अगस्त को हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और सभी को सम्मानित करेंगे। तो ये ऑनरी अवार्ड 2.0 का मैंने आपको बताया। साथ ही साथ बच्चों को इसमें कैसे जोड़ना है, इसके लिए हमने सोशल सर्विस यूथ अवार्ड्स करके एक मुहिम चलाई थी जो 2-3 साल पहले से चल रही है, जिसमें हम हर स्कूल में जाके कोशिश करते हैं स्कूल में जाएं, बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी चीज़ें करवाते हैं ताकि बच्चे ग्राउंड वर्क से हमसे जुड़ पाएँ, ग्राउंड वर्क में काम करें, समाज सेवा को जाने,
और पर्यावरण के बारे में कुछ अच्छा आगे फ्यूचर के लिए भी सोचें, उनमें भी जो टॉप 3 वगैरह लोग बच्चे हमारे होते हैं, उन सभी को हम सम्मानित वहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म रोबोस्ट वर्ल्ड प्रोवाइड करेगा एम्बेसडर बना के, ताकि वो अपनी एकदम खुले दिमाग से हमसे आइडिया शेयर करें, खुद का कोई आइडिया हम उनको प्रोत्साहन देंगे कि वो आगे चल के कुछ अच्छा समाज के लिए कर पाएँ। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में भी 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। वहीं आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर के साथ अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसका लाभ नगर क्षेत्र के लोगों को मिला। वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की बैठक भी ली, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अपने दृष्टि पत्र और घोषणा पत्र में जो जो बातें कही उनको पूरा करने का काम हमने इस 1 साल में किया है। और हमारे राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं स्वास्थ्य के, जैसे एक नया एम्स बनना है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बननी है। अब यहाँ किसी भी मरीज को अब ना देहरादून जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एम्स जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 50 बेड का नए क्रिटिकल ब्लॉक यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे सिटी स्कैन से लेकर MRI मशीन भी दे दी गई है। यहाँ पे 60 नई फैकल्टी अभी जो है हम हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रही है। तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम है, टूरिज्म के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम यहाँ पे एक नया हेलीपैड बना रहे हैं। 6 करोड़ रुपये की लागत से बनना है। 4 धाम यात्रा में आपने देखा होगा कि 4 लेन की कनेक्टिविटी से पूरा राज्य जुड़ चुका है। हम किसानों के लिए काम हो रहा है। इस बार एप्पल मिशन हमने घोषित किया है। तो काफ़ी काम हमने 1 साल में किए हैं और अभी जो काम छोटे हैं उनको आगे। सर, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने के विरोध में कोटद्वार में भी कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। कोटद्वार के झंडा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर एक साजिश के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करवाने का आरोप लगाया। लोकसभा की सदस्यता रद्द करना आज का जो है इतिहास के अंदर काला दिन है। ऐसा दिन कभी ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। ये पूरी हिटलरशाही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मतलब जो राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में कहा वो चरित्रार्थ हो रहा है। उनका माइक बंद किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और आज जो है उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई है। इसका मतलब यह है कि हिटलरशाही अपने चरम सीमा पर है और देश की जनता इसको देख रही है और आगे आने वाले समय में देश की जनता उनको सबक सिखाएगी। भाजपा की जो तानाशाही और एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत जो उनकी लोकसभा में सदस्यता रद्द की गई है, जिसके संदर्भ में आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर केंद्र और भाजपा सरकार का पुतला का दहन कर रही है और कठोर निंदा करती है। यहाँ पर जो भाजपा जिन्होंने अभी पहले यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत मानहानि का केस लगाया, 2 साल की उनकी सजा सुनाई गई। क्या देश में अपनी आवाज़ उठाना, देश की जनता का आवाज़ उठाना गुनाह है? राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर 1 साल नई मिसाल के तहत अल्मोड़ा जनपद के विधानसभा रानीखेत के अंतर्गत विकासखंड ताड़ीखेत में श्रद्धानंद मैदान में बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल में विधायक प्रमोद नैनवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस तरह के बहुउद्देशीय शिविरों को आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निदान किया जा सके। उत्तराखंड की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में सरकार बनी है उसको आज 1 साल पूरा हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जल निगम, जल संस्थान, ग्राम्य विकास, ग्राम पंचायत और तमाम जितने भी PWD जितने भी हमारे विभाग हैं, इन विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उनका समस्याओं का यहाँ पर नामांकन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और क्रमबद्ध तरीके से उनके समाधान का प्रयास यहाँ पर हाथों हाथ किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे तमाम जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इनके लिए हाथों हाथ यहाँ पर प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं और उनके जिनकी किस्तें भी नहीं आई हैं उनको किस्तें
क्यों नहीं आई, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है और सभी समस्याओं की समाधान करने का एक शानदार प्रयास आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में। एसएसपी अल्मोड़ा रचिता जोयाल के निर्देशानुसार अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नेहरू युवा केंद्र अल्मोड़ा के संयुक्त तत्वाधान में पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा हाट में कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ ऑपरेशन ओशिन जोशी ने करियर मार्गदर्शन कार्यशाला कार्यक्रम में प्रतिभाग कर कॉलेज के छात्र छात्राओं से करियर के संबंध में संवाद स्थापित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर उनकी शंकाओं को दूर किया गया।